हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये क्लास 11th का चैप्टर 3 है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं बिजनेसेस में, उन सभी को तैयार करने के लिए जो गाइडलाइन फॉलो की जाती हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करने से क्या होता है कि जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो सब एक जैसी देखने में लगती हैं। आपको किसी का फॉर्मेट अलग नहीं मिलेगा दूसरे से। जो भी फॉर्मेट डिसाइड किया गया है उसी के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की जाती हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि ये फ्लेक्सिबल है। कैसे फ्लेक्सिबल है? फॉर एग्जांपल, एक कंपनी ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का मेथड जो है वो अडॉप्ट किया है स्ट्रेट लाइन मेथड। आज से 4 साल बाद वो डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें डिमिनिशिंग मेथड यूज़ करना है, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चेंज करके डिमिनिशिंग मेथड में आ सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपने 1 साल स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया, देन उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिमिनिशिंग मेथड किया, फिर उसके बाद स्ट्रेट। नहीं, अगर वो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, आपके लिए मस्ट हैं बिजनेस के लिए, तो ही आप उसे चेंज कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड हैं। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे बने? जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थी उन सभी को स्टडी किया गया, देन देखा गया कि किस तरीके से एक फॉर्मेट तैयार किया जा सकता है या किस तरीके से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा सकता है कि सभी के सभी जो हैं वो यूनिफॉर्म लगे। अदरवाइज़ क्या होगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी और तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार कर रही है, दूसरी किसी और तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रही है, तो वो क्या है कि खुद बिजनेस के जो प्रोप्राइटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके लिए कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा दूसरी कंपनीज से। साथ ही साथ जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं या फिर आपके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हर किसी का अपना एक अलग मेथड होगा, अलग फॉर्मेट होगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए ही हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को बनाया गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? जनरली एक्सेप्टेड हैं। जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रही हैं, वो सभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करती हैं, उसे फॉलो करती हैं। एक तरीके से हम कहें तो ये मैंडेटरी है सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फॉलो करना बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद आता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखिए, ये भी वही हैं, बेसिक रूल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स और कंस्ट्रेंट को, जो जिसके अंदर की अकाउंटिंग जो है ऑपरेट करती है। आपको किस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करना है, आपको क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, आपको किस टाइम पे अपने जो है क्या कहते हैं फाइनेंशियल्स तैयार करने हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम जो फाइनेंशियल्स तैयार करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में तैयार करते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि 31 मार्च की डेट तक का हम तैयार करते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम 2 कैटेगरीज में देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? दीज आर द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स सेट इन प्लेस विच इंश्योर्स दैट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन ट्रू एंड फेयर मैनर। यानी कि ये प्रिंसिपल्स हैं जो कि बनाए गए हैं जिसको फॉलो करके हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को तैयार करना है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर सेट ऑफ प्रैक्टिसेस दैट आर जनरली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड बाय द अकाउंटेंट्स। देखिए, आप अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी जो फाइनेंशियल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं, तो क्या होता है, कुछ नीड अराइज होती है, कुछ ज़रूरत महसूस होती है कि नहीं, हमें इस तरीके से करना है, तो ये सभी क्या आता है, ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस में आता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस, हम इसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, ये कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है दैट कंटिन्यूस। देखिए, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका जो टेन्योर होता है वो डिसाइडेड नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलाने के लिए स्टार्ट करता है, अनलेस एंड अनटिल उससे बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, उसे बंद करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ क्या मेन मोटिव होता है कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है और प्रॉफिट अर्न करना है और वो चलता रहेगा। तो यही एक अजम्पशन होती है पीछे की, जो एक बिज़नेस स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू रखेगा अपना ऑपरेशंस, जो कि हमें पता नहीं है कि हम 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, जब तक हमें वहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा वो बिज़नेस चलता रहेगा। तो ये जो अजम्पशन है इसे हम क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न अजम्पशन। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि
जो भी हमने प्रैक्टिस या प्रिंसिपल हम फॉलो कर रहे हैं वही हम नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करेंगे। हमें सेम ईयर वही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि इस साल हम कुछ और अप्लाई कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम कुछ और अप्लाई कर रहे हैं। बट येस, इन केस अगर हम उसे चेंज करना चाहते हैं, उसके पीछे कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम मोटा मोटी बात करें तो क्या है, कंसिस्टेंस है भैया, हम एक साल जो अप्लाई कर रहे हैं हम नेक्स्ट ईयर भी वही अप्लाई करेंगे। उसके बाद आता है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। देखिए, हम जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करते हैं। इसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जब वो हैपन हो गई है। हम इसमें ये नहीं देखते हैं कि अमाउंट जो है वो एक्सचेंज हुआ है या नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं परचेजेस की। हमने परचेज़ कर लिया बट अभी पेमेंट नहीं हुआ। पेमेंट हम करेंगे नेक्स्ट ईयर, 1 महीने बाद। नेक्स्ट ईयर आपका फॉर एग्जांपल पड़ता है अप्रैल में, आपने परचेज़ किया मार्च में, तो वो जो परचेज़ है वो हम मार्च में ही एंटर करेंगे। हालांकि हमें जो अमाउंट है वो रिसीव हो रहा है अप्रैल में, बट हमारी जो परचेज़ है वो कब है, वो हमारी मार्च में है। तो हम अपनी जो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे वो मार्च में ही परचेजेस को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद कुछ और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखते हैं, जिसमें पहला आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इसमें देखिए, इसमें हमें कहा जाता है कि जो बिज़नेस है वो उसके ओनर से अलग है। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है और जो उसका ओनर है वो एक सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। हम वही वाली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिसको कि हम इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसकी कोई एंड डेट नहीं है, वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो हमारे लिए ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें उससे कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो हमने क्या किया, उस एंटायर टेन्योर को छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर दिया टेन्योर्स में, जिसको कि हम यूजुअली 12 मंथ्स में दिखाते हैं। तो ये जो 12 मंथ्स में हमने इसको ब्रेक किया, ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड है। सो एंटायर लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीरियड्स, दैट इज 12 मंथ्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। देखिए, जो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है वो उस प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्राइस पे हमने एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व है। जैसे कि हम बात करते हैं असेट्स की, जो हम असेट्स को दिखाते हैं अपनी बैलेंस शीट में, वो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जिस वैल्यू पे हमने परचेज़ किया था, उस वैल्यू पे हम अपने बुक्स में दिखाते हैं। जिसमें से कि हम डेप्रिसिएशन जो है वो हर साल माइनस करते रहते हैं। बट हम कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट की फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पर मार्केट वैल्यू को नहीं दिखा रहे हैं, हम वही प्राइस दिखा रहे हैं जिस प्राइस पे हमने परचेज़ किया था, माइनस जो भी हर साल का डेप्रिसिएशन है। देन उसके बाद आते हैं ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। देखिए, हम यहाँ पर डबल एंट्री की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि हर ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट आता है वो एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। 2 डेबिट 1 क्रेडिट भी हो सकते हैं और 1 डेबिट 2 क्रेडिट, मतलब इस तरीके से भी होते हैं। बट एटलीस्ट 1 डेबिट और 1 क्रेडिट जो है वो होगा। उसके बाद आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। देखिए, रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द टाइटल ऑफ ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। हम रेवेन्यू को तभी कंसिडर कर लेते हैं जब टाइटल ट्रांसफर हो जाता है। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं सेल्स में, हमने आज की डेट में सेल्स की है, लेकिन हमारा जो पैसा है वो 2 महीने बाद आएगा। तो वो जो रेवेन्यू है, हमने जिस दिन सेल्स की है, हम उसी दिन उसको अपनी बुक में शो कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। देखिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जितने भी कॉस्ट हैं उन सभी को रेवेन्यू के अगेंस्ट हमें चार्ज करना है। यानी कि उस कॉस्ट से हमें जो रेवेन्यू होने वाला है, हमें उस रेवेन्यू के अगेंस्ट उस कॉस्ट को चार्ज करना है। देन आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। एवरी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी एविडेंस एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। जितनी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है, उन सभी के पीछे एक एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं परचेजेस की, तो जब बिज़नेस में परचेजेस की जाती है तो परचेजेस इनवॉइस उसका क्या है, एविडेंस है। सेल्स कर रहे हैं तो जो सेल्स इनवॉइस है वो उसका एविडेंस है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसमें सबसे पहले आता है फुल डिस्क्लोजर। देखिए, जो भी मेटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करना, ये एक क्या कहते हैं हम, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मस्ट है, बिकॉज ये सबसे पहला अकाउंटिंग कन्वेंशन है। उसके बाद आता है मटेरियलिटी। देखिए, कोई जो
आइटम है वो किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और किसी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए शायद वो इम्पॉर्टेंट ना हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी कन्वेंशन या हम मटेरियलिटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए फॉर एग्जांपल 2500 रुपये किसी छोटी सी शॉपकीपर के लिए बहुत मैटर करता है, तो वो उसे अपनी बुक्स में उसके अकॉर्डिंग दिखाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो 2500 अमाउंट उसके लिए उतना मैटर नहीं करेगा। उसके बाद आता है कंजर्वेटिव कन्वेंशन। देखिए जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमें जो है लॉसेस को तो सबसे पहले देखना है, प्रॉफिट को हम बाद में देख लेंगे। तो उसी में क्या है कि हम जितने भी लॉसेस हैं उन सभी के लिए तो हम जो है प्रोविजंस करके रख रहे हैं, बट जो भी प्रॉफिट हैं या जो हमें प्रॉफिट होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसको हम बुक्स में नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा अपनी बुक्स में जो भी लॉसेस हो सकते हैं उनका प्रोविज़न डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की लेके चलते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूचर गेन्स की, तो उसको हम तभी दिखाते हैं जब वो गेन हमें एक्चुअल में हुआ है। अब देखते हैं हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं अकाउंटिंग रूल्स और प्रोसीजर्स को, जो कि हमें फॉलो करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये मैंडेटरी हैं, ये किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने ही करने हैं वाइल प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और उसके बाद ये क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आते हैं, क्योंकि जब सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसे फॉलो करेंगी तो जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकल के आएंगी, वो सभी की यूनिफॉर्म होगी, बिकॉज सभी जो है वो प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS भी से कहते हैं। देखिए ये जो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि डेवलप किए हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील कर रही है बिज़नेस के टर्म्स में, तो जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो कहीं ना कहीं वो उनको बुक्स में दिखाना है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि इंडिया में भी हैं, तो क्या करते हैं कि इन सबको उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी देखने हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो पिक्चर में आता है, जिसको कि कौन तैयार करता है, IASB। अब नेक्स्ट आता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको कि हम IND-AS भी कहते हैं। देखिए ये इंडिया के अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि